राजस्थान पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पॉडकास्ट की जो सीरीज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, उसकी एक नई कड़ी के साथ फिर हम आपके साथ में हाजिर हैं। और आज का ये जो संयोजन है, ये हमने एक विशेष टॉपिक पर आपके लिए किया है, और वो है एफआईआर, जिसे आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में जानते हैं। राजस्थान पुलिस लगातार प्रोएक्टिव पुलिसिंग के जरिए, 24 आवर पुलिसिंग के जरिए, एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई के जरिए या स्ट्रीट सीटर्स को पाबंद करने के जरिए जो है लगातार प्रयास करती है कि आमजन जो है वो अपना रोजमर्रा का जीवन शांति के साथ में और बिना किसी बाधा या रुकावट के साथ जिए, और एफआईआर पुलिस में जाकर के किसी घटना के बारे में दर्ज कराने की नौबत ही नहीं आए। लेकिन फिर भी कई आपराधिक तत्व होते हैं जो किसी न किसी प्रकार से जो है वो लोगों के जीवन में आपराधिक घटना को अंजाम दे करके खलल डाल देते हैं। और जब आपराधिक घटना होती है तो पुलिस को हम सूचना दे सकते हैं। पुलिस हमारे लिए, राजस्थान पुलिस आपके लिए सदैव हाजिर है। लेकिन उस घटना की विधिवत जांच हो, उसका इन्वेस्टिगेशन हो, इसके लिए एफआईआर दर्ज कराना पहली कड़ी है, जिसमें हम तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करते हैं और उसके आधार पर पुलिस पूरी शिद्दत से उन तथ्यों की जांच करते हुए आमजन को न्याय दिलाने के लिए जो है वो प्रयास करती है। तो इस विशेष पॉडकास्ट में आज हमारे साथ में विशेषज्ञ के रूप में हाजिर उपस्थित हैं आईजीपी विजिलेंस पुलिस मुख्यालय में श्री प्रफुल्ल कुमार जी। सर जो है वो 2001 का भारतीय पुलिस सेवा के बैच के अधिकारी हैं, और आप विभिन्न जिलों में एसपी के रूप में कार्यरत रहने के अलावा बीकानेर और उदयपुर रेंज में भी पुलिस महानिरीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस जो है, उसमें भी आप जो है आईजी के रूप में रहे हैं, और जोधपुर में पुलिस कमिश्नर के रूप में भी प्रफुल्ल सर ने अपनी सेवाएं दी हैं। अभी विजिलेंस में आप आईजी के रूप में पुलिस मुख्यालय जयपुर में कार्यरत हैं, लेकिन पुलिस मुख्यालय में क्राइम ब्रांच में भी आईजी के रूप में आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं। करीब सर का 2 दशक से अधिक का राजस्थान भारतीय पुलिस सेवा का अनुभव है। तो हम सर आपका इस पॉडकास्ट की इस कड़ी में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी माननीय नागरिकों का, सभी व्यूअर्स का भी मैं स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट में। सर चूंकि सर हम आज एफआईआर के ऊपर, एफआईआर को लेकर के लोगों में बहुत जिज्ञासा रहती है या उनके मन में प्रश्न रहते होंगे, एफआईआर कैसे कराएं, ऑनलाइन कराएं या क्या कराएं। तो सर आपकी विशेषज्ञता या आपके अनुभव का लाभ लेते हुए एफआईआर से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को छूने का सर एक प्रयास करेंगे सर इस पॉडकास्ट के अंदर। तो सर पहला तो ये है कि कोई घटना घट जाती है सर, तो घटना घटने के बाद में जो एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है पुलिस से कनेक्ट करने के लिए, उसकी सूचना देने के लिए, तो सर इसके लिए क्या प्रारंभिक तौर पे क्या प्रक्रिया जो है वो अपनाई जानी चाहिए सर? देखिए, एफआईआर जैसा कि आपने बताया, किसी भी अपराध को रिपोर्ट करने का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। ये इन्वेस्टिगेशन का भी प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है। तो जब आपके साथ कोई घटना घटित होती है तो आप एक सिंपल से लिखित फॉर्मेट में जाकर के आप नियरेस्ट, जो आपका जिस क्षेत्र में अपराध घटित हुआ है, वहाँ पे आप को अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए। एफआईआर कोई आवश्यक नहीं है कि लिखित रूप में ही वहाँ दी जाए। यदि संभव हो तो आप लिख करके वहाँ ले जाएं। अदरवाइज कई बार ऐसा हो कि लिखना संभव नहीं हो या शिक्षित नहीं हो, तो आप मौखिक रूप से भी आप अपनी बात वहाँ कह सकते हैं। उसको जो थाने के कार्मिक होंगे उसको अभिलेखित करेंगे, उनके द्वारा उसको लिखा जाएगा, आपको पढ़ करके सुनाया जाएगा, और उसके बाद उस पे जो है एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। सर एफआईआर का मतलब ये होता है कि थाने में दर्ज हुई सर, या अमुक थाने में एफआईआर दर्ज की गई, तो क्या सर थाने के अलावा भी कोई पुलिस चौकी पे जाकर भी अपनी बात कह दें, या कोई अन्य पुलिस संस्थान में भी अपनी जाकर के बात कह दें, तो वो भी स्वीकार्य होती है या थाने में जाना जरूरी है सर? देखिए, जो नियमानुसार जो व्यवस्था है उसके लिए पुलिस स्टेशन प्राथमिक तौर पे अधिकृत है, जो आपका अधिकार क्षेत्र का पुलिस स्टेशन है।
वहाँ पे एफआईआर दर्ज की जाती है। कई बार नागरिकों को ऐसी शिकायत रहती है कि हमने सूचना दी, हमने रिपोर्ट दी पुलिस थाने में और उसकी एफआईआर नहीं दर्ज की गई। ऐसी स्थिति में लॉ में व्यवस्था है कि आप जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं या जो डीसीपी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उनको जाकर के आप अपनी लिखित शिकायत यदि देते हैं, उनके आदेश से भी थाने में एफआईआर दर्ज की जाती है। इसके अलावा पुलिस व्यवस्था से परे जाकर के भी नागरिकों को एक और एफआईआर दर्ज करने की सुविधा दी गई है कि यदि तमाम प्रयास के बाद भी उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई है और संज्ञेय अपराध है, तो ऐसी स्थिति में वो कोर्ट के माध्यम से भी अपने आवेदन को कोर्ट को लगा करके उसमें एफआईआर दर्ज करा सकता है। हाँ, एक उसमें क्वालिफाइंग चीज़ ये ज़रूर है कि कोर्ट पहले खुद को संतुष्ट करेगी कि आपके द्वारा थाने में या वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से एफआईआर दर्ज करने के सार्थक एवं जेन्युइन प्रयास किए गए हैं और किन्हीं कतिपय कारणों से यदि ऐसा नहीं हो पाया है, कोर्ट संतुष्ट होने पे कोर्ट के डायरेक्ट कर सकती है पुलिस स्टेशन को उसमें एफआईआर दर्ज करने। सर, कई बार कोई ऐसी घटना घट जाती है कि कोई पीड़ित है, वो स्वयं जा करके थाने पहुंच करके और अपनी एफआईआर दर्ज कराने में उसकी स्थिति नहीं होती है, तो क्या इस स्थिति में उसके परिवार का कोई सदस्य एक सूचनाकर्ता के रूप में जाकर के ही उसके बिहाफ पे भी करा सकता है सर एफआईआर? जी हाँ, कई बार ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि जो व्यक्ति है, जो पीड़ित है, विक्टिम है, वो पुलिस स्टेशन जाने की स्थिति में नहीं है, वो घायल हो सकता है, भयाक्रांत हो सकता है। ऐसी स्थितियों में उसके बिहाफ पे जो सूचना करता है, जो उनके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, उनके नज़दीकी नियरेस्ट जो उसके कस्टोडियन हैं, वो हो सकते हैं, तो उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन एफआईआर जो है, वो थाने में दर्ज कराई जा सकती है। उसको बाद में हम जो विक्टिम है, उसके बयान से हम उसको कोरैबोरेट करते हैं। सर, आपने बताया कि जैसे पुलिस थाने में जाकर के कोई अपनी लिखित में जो सूचना देता है, तो ये थाने में जो पुलिसकर्मी मौजूद है या जो उसके अधिकारी मौजूद हैं, वो उसको एफआईआर के रूप में उसको शेप देने में उसकी मदद करेंगे सर। तो एक सादे कागज पे लिखित में अगर अपनी सूचना देता है, तो वही एफआईआर के रूप में स्वीकार की जा सकती है। जी हाँ, सादे कागज़ पे लिखित जो शिकायत है, जो सूचना है, वो पर्याप्त है एफआईआर दर्ज करने के लिए। उसी को आपके साथ जो घटनाक्रम हुआ है, उस पूरे घटनाक्रम को आप विस्तृत रूप से और सिलसिलेवार रूप से लिख कर के आप ले जाएँ पुलिस स्टेशन में। साइन्ड होनी चाहिए, वो आवेदन आपके तरफ से साइन्ड होना चाहिए और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति है या लिखना नहीं जानता, तो वो भी मौखिक रूप से भी जाकर के अपनी बात को वहाँ कह सकता है। उस स्थिति में उसकी मौखिक अभिकथन को लेखबद्ध किया जा करके, उस पे उसका पढ़ करके, सुना करके साइन करवाया जाएगा और उसके बाद उसको एफआईआर में तब्दील की जाएगी। सर, आप अभी ये भी ज़िक्र कर रहे थे संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। तो सर, क्या दोनों की कैटेगरी किस प्रकार से सर भिन्न है? और इनमें क्या एफआईआर और रिपोर्ट का कुछ डिफरेंस रहता है सर? देखिए एफआईआर का जो प्रोविज़न है, कुछ ऑफ़ेंस ऐसे हैं जो असंज्ञेय की कैटेगरी में रखे गए हैं और कुछ दूसरी तौर पे जिन पे आम तौर पे आप सुनते हो एफआईआर दर्ज हुई है, वो संज्ञेय अपराध होते हैं जिस पे पुलिस बिना न्यायालय के आदेश के सीधे ही एक्शन ले सकती है। असंज्ञेय अपराधों में प्रोसेस ये है कि उसमें आपको आवेदन कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है। कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं जिसमें पुलिस को रिस्ट्रिक्टेड है कि वो डायरेक्ट अपने लेवल पे एक्शन नहीं ले सकते। वो असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। एफआईआर जो दर्ज होती है वो संज्ञेय अपराध के अंतर्गत दर्ज की जाती है। कई परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि अपराध संज्ञेय है या नहीं, ये निर्धारित नहीं हो पा रहा है, जो आपको आवेदन दिया गया है उससे। तो उस स्थिति में यदि 7 वर्ष से कम 3 वर्ष से 7 वर्ष की अवधि का पनिशेबल यदि कोई ऑफ़ेंस है जिसकी सूचना दी गई है, जो घटना रिपोर्ट की गई है, यदि उसकी सज़ा जो है, वो 3 वर्ष से 7 वर्ष की अवधि के बीच में आती है, तो उस स्थिति में प्राथमिक जाँच भी की जा सकती है। नेक्स्ट जो हायर ऑफ़िसर हैं, डीवाईएसपी या सीओ जिनको हम कहते हैं राजस्थान में, वृत्ताधिकारी,
उनके आदेश से उसमें प्राथमिक जांच भी की जा सकती है कि ये अपराध संज्ञेय है या नहीं। सर, तकनीक का नया दौर है, चीज़ें जो है ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पे आ रही है, तो एफआईआर के बारे में भी कहा जाता है सर, एफआईआर ऑनलाइन भी दर्ज कराई जा सकती है। तो अगर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराएं तो सर क्या विकल्प उपलब्ध है, किस प्रकार, कौन कौन से माध्यम से करा सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी है, बहुत अच्छी, चूँकि आजकल सारा इलेक्ट्रॉनिक मोड का ज़माना है, डिजिटल मोड का ज़माना है, तो 1 जुलाई 2024 से जो नए अधिनियम लागू हुए हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सीआरपीसी को रिप्लेस करके अभी बीएनएसएस लाया गया है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा नागरिकों को दी गई है। उसमें आप अपनी, जो आपकी कंप्लेंट है, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से आप थाने के जो अधिकृत ईमेल है उस पे आप भेज सकते हैं। ये लॉ में बाध्यता की गई है कि उस प्रथम सूचना रिपोर्ट को भेजने के 3 दिन की अवधि के अंदर आपको व्यक्तिशः उसको थाने पे जाकर के रजिस्टर साइन करना होगा, तो वो एफआईआर के रूप में रजिस्टर होगी। न्यू क्रिमिनल लॉज में क्या प्रोविजन किए गए हैं? जीरो एफआईआर है क्या सर? थोड़ा सा हमारे फॉलोअर्स को सर ये भी बताएं, और प्रोविजंस क्या है न्यू क्रिमिनल लॉज में? ये न्यू, जो नए आपराधिक नियम लागू हुए हैं, इसको सिटीजन सेंट्रिक और विक्टिम सेंट्रिक रखा गया है। एक जो पीड़ित है उसको ध्यान में रख करके ये नए लॉज बनाए गए हैं। जस्टिस की जो बात की गई है न्यू लॉज के तहत, तो बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है कि नागरिक को कई बार क्षेत्राधिकार का पता नहीं होता। वो, उसके साथ घटना घटित हुई है, वो एक्स थाने में हुई है या वाई थाने में हुई है, या कई बार आप यात्रा कर रहे होते हैं तो आपको जब घटना का आभास होता है कि आपके साथ कोई घटना हो गई, तब तक हो सकता है आप उस थाना क्षेत्र से बाहर निकल करके आ गए। कई बार ऐसी भी चीजें मीडिया में रिपोर्ट होती थी कि क्षेत्राधिकार की बात को लेकर के आपस में भी कई बार जो एफआईआर दर्ज सूचना करता थे, उनको एक थाने से दूसरे थाने भेजा जाता था। तो ये सारी चीजें ना हो, सूचनाकर्ता को तत्काल विधिक उपचार मिले, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है, वो कोई व्यक्ति, जहां ये उसको स्पष्ट नहीं है कि इसका क्षेत्राधिकार क्या होगा, या किसी कारणवश से वो उस क्षेत्राधिकार में अब जाने में सक्षम नहीं है तत्काल, तो वो अपने जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, जो थाना है, वहाँ वो एफआईआर दे सकता है। जो सूचना प्राप्तकर्ता पुलिस स्टेशन है, उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को वेरीफ़ाई करे कि घटना क्षेत्र कौन-सा है, अपराध क्षेत्र किस थाना अंतर्गत बनता है, और उस थाना को एज़ ज़ीरो एफआईआर जिसको हम कहते हैं, उस संबंधित थाने को ट्रांसफ़र करने की ज़िम्मेदारी प्राप्तकर्ता पुलिस स्टेशन की है। क्षेत्राधिकार के थाने में जाकर के उस फाइनल वो एफआईआर के रूप में तब्दील हो। सर, ऐसा भी होता है, कई बार पढ़ने को ऐसी खबरें मिलती है कि किसी ने घटना हुई नहीं और उसकी झूठी कहानी गढ़ ली, और पुलिस में जाकर के गलत झूठी एफआईआर भी दर्ज करा देता है। लेकिन पुलिस तो पुलिस है सर, पुलिस तथ्यों पे जाती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो पता चल जाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान की बात गलत निकली। तो सर, झूठी एफआईआर कोई दर्ज करा दें तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, और इससे बचना चाहिए सर, क्या बताएं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई दफ़ा ऐसी चीज़ें सामने आती है कि जांच के उपरांत घटना झूठी पाई जाती है, और जो बहुत सीमित संसाधन होते हैं पुलिस के, न्यायालय के भी, समय और संसाधन दोनों ही बहुत सीमित हैं। तो और जिस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराई जाती है झूठी एफआईआर, उसको भी एक अलग तरह की पीड़ा से गुजरना होता है। तो इसके लिए मैं सभी को अवेयर करना चाहूँगा कि झूठी एफआईआर दर्ज कराने वालों के विरुद्ध जो दंड संहिता है, जो न्याय संहिता है, उसके अंदर सजा का प्रावधान भी रखा गया, और कुछ अर्थदंड का प्रावधान भी रखा गया है, तो ताकि इस पूरी प्रक्रिया का दुरुपयोग ना हो सके। सर, एक शब्द जो है वो मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ने को मिलता है, काउंटर एफआईआर। काउंटर एफआईआर सामान्यतः यही सर कि एक पक्ष ने एक तरीके से घटना को डिफाइन करते हुए अपनी रिपोर्ट दी, जी। दूसरा पक्ष उसके विपरीत सर दे देता है। तो क्या सर
जो पुलिसिंग टर्म्स है या पुलिसिंग मैनुअल्स में ये काउंटर एफआईआर कोई ऑफिशियल टर्म है या सिर्फ ये प्रचलन की बात है सर? नहीं, काउंटर एफआईआर ऐसी कोई वैधानिक कोई टर्म नहीं है। ये एक प्रचलित शब्दावली है। आम तौर पे कई दफ़ा ऐसा देखने में आया है जहाँ पे 2 पक्ष होते हैं, जो 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है। तो एक पक्ष जो है एफआईआर दर्ज कराता है, तो दूसरी पक्ष भी अपनी ओर से अगर उसके साथ भी वो पीड़ित है, वो भी अगर व्यथित होता है, तो वो भी अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कराता है। तो बेसिकली एक घटनाक्रम से जुड़े हुए अगर 2 एफआईआर्स दर्ज हो रहे हैं, तो उसको आम बोलचाल की भाषा में हम काउंटर एफआईआर करते हैं। हालाँकि मैं क्लियर करना चाहूँगा कि चाहे एक घटनाक्रम से जुड़े हों या एक कड़ी से जुड़ी हुई 2 एफआईआर्स दर्ज हो रही हैं, 2 से ज़्यादा भी दर्ज हो सकते हैं। बट प्रत्येक एफआईआर को एज़ अ इंडिपेंडेंट एफआईआर ट्रीट करके उसके जो हालात उजागर हो रहे हैं, उसमें जो साक्ष्य आ रहे हैं, जो उसमें अनुसंधान से जो तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं, उस एफआईआर को इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है और सिर्फ एक एफआईआर के विपक्ष में दूसरी एफआईआर दर्ज करा देने से ही हम अपनी जिम्मेदारी से ही, हम अपनी लायबिलिटी से फ्री नहीं हो सकते। ये समझना बहुत आवश्यक है। सर, कई बार लोगों के मोबाइल गुम हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, वो परिवादी थाने पे जाता है सर। थाने पे उसे एक फॉर्मेट दिया जाता है, वो फॉर्मेट भर के और वो रख लिया जाता है और उसको रिसिप्ट दे दी जाती है। तो ये जो मोबाइल चोरी या गुम होने की जो एक सूचना दी जाती है, वो एफआईआर से कितनी भिन्न है सर, या एफआईआर का ही एक रूप है सर? देखिए, इसमें आपने 2 शब्द यूज़ किए, चोरी होना और गुम होना। लॉ में भी ये दोनों चीज़ें, दोनों के लिए अलग उपचार हैं। सर, जहाँ तक गुम होने की बात है, कई बार भूलवश हमसे गुम हो जाता है। हम हमारी कोई भी सामग्री, चाहे मोबाइल हो, बटुआ हो, कोई भी चीज़ हो, कई बार हमसे मिसप्लेस हो गई, गिर गई, हम ढूँढ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने जो कहा, थाने में एक सिंपल फॉर्म में दर्ज करके उसकी हम गुमशुदगी रिपोर्ट कहते हैं, मिसिंग रिपोर्ट कहते हैं, वो हम दर्ज करते हैं उसमें। और कराना भी चाहिए। मोबाइल भी यदि गलती से भी आपका गुम गया है, तो गुमशुदगी रिपोर्ट ज़रूर दर्ज करानी चाहिए, ताकि उससे रिलेटेड जो भी एक बैकग्राउंड चेक है वो पुलिस कर सके और कहीं किसी अपराध में उसका आगे जाकर के दुरुपयोग ना हो। जो यदि आपका चोरी हो रहा है या कोई आपसे छीन करके ले जा रहा है, राह चलते कई बार ऐसी बातें आती हैं कि झपट्टा मार करके कोई मोबाइल ले गया। नए आपराधिक कानूनों में इसके लिए भी एक पृथक से सेक्शन क्रिएट किया गया है, जिसमें इस तरह की चीज़ें, चाहे चेन स्नैचिंग हो, मोबाइल स्नैचिंग हो, इनको लेकर के किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति ना रहे। तो इसके लिए इनको एक अलग अपराध के रूप में डिफाइन करके इनके लिए स्पष्ट प्रावधान किया गया है, तो उस स्थिति में उसकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। सर, ये साइबर अपराध की बहुत घटनाएं होती हैं, तो उसमें 1930 एक हेल्पलाइन है, उसके ऊपर बहुत पॉपुलर हो गई है। जी, तो उस पे लोग जाके के अपनी सूचना दे देते हैं। जी, इसके अलावा CEIR.gov.in, उस पे जाकर के भी कर सकते हैं। संचार सारथी जो पोर्टल है भारत सरकार का, उसमें भी एक कुछ चक्षु का लिंक आता है सर, सिटीजन सर्विसेज जी। में, उसमें भी किया जा सकता है। तो साइबर अपराध की स्थिति में सर, इन जो ऑप्शंस को ऑप्ट करके और अपनी सूचना देना पर्याप्त है, या उसकी सर पृथक से एफआईआर भी करनी पड़ती है सर? देखिए, ये तो एक तरह से जैसे प्राथमिक उपचार की बात है। कोई भी अगर आपको चोट लगती है, तो तत्काल आप प्राथमिक उपचार करते हैं, क्योंकि कई बार वो प्राथमिक उपचार ही लाइफ सेविंग होता है। तो इन पोर्टल्स पे, इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे अगर आपने तुरंत ही घटना घटित होते ही आपको आभास होता है कि हमारे साथ ठगी हो गई और आप सूचना दे देते हो, इन पोर्टल्स पर रिपोर्ट कर देते हो, तो कई बार वो प्रक्रिया में ही वो मनी ब्लॉक हो जाती है और उससे आपका रिफंड औ आपको वापस मिलना आसान हो जाता है। तो ये तो तात्कालिक उपचार हैं जो तुरंत आपको करने ही चाहिए। इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, अपराध की गंभीरता के आधार पे आप एफआईआर दर्ज कराने का ऑप्शन तो हमेशा ही रहता है। आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं संबंधित पुलिस स्टेशन, और अब हर जिले में एक साइबर पुलिस स्टेशन भी साइबर अपराधों को एड्रेस करने के लिए खोला गया है। जो और स्टेट लेवल पे भी एक साइबर पुलिस स्टेशन है। बेसिकली आपको प्राथमिक तौर पे आपको ये नहीं सोचना कि मुझे
लोकल पुलिस स्टेशन में जाना है या साइबर पुलिस स्टेशन में जाना है या स्टेट लेवल पुलिस स्टेशन में जाना है, वो गाइड, वो जिम्मा आपके स्थानीय पुलिस थाने का है। आपको उसकी रिपोर्ट आपके स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज करानी है साइबर क्राइम की। कुछ नॉर्म्स लेड आउट हैं, यदि उनको लगता है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र के बियॉन्ड है तो वो साइबर पुलिस स्टेशन में या स्टेट लेवल पुलिस स्टेशन में उस एफआईआर को ट्रांसफर करें। सर, कोई बड़ी घटना कई बार हो जाती है, तो बड़ी घटना होने पर पुलिस मौके पे पहुंचती है, तो उसमें क्या पुलिस खुद सो मोटो खुद एफआईआर दर्ज कर सकती है, या वो जो पीड़ित है उसकी मदद करके और उसकी एफआईआर दर्ज कराती है? सर, ऐसा भी होता है सर? देखिए, किसी भी घटना से जो विधिक उपचार, जो उसका जो लीगल, जो मैं कहूँगा आपको सॉल्यूशन लेने का जो प्रथम दायित्व जो है, वो तो पीड़ित व्यक्ति का है ही, कि जो भी व्यक्ति पीड़ित है वो अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है जहाँ पे अपराध तो हुआ है लेकिन विक्टिम आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं, या घटना ऐसी गंभीर है और विक्टिम उसमें किसी कारणवश सामने आना नहीं चाहते, अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते, या कई लॉ एंड ऑर्डर स्थितियां बनती हैं जहां पे पुलिस ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में पुलिस के तरफ से भी अपनी जो जांच पड़ताल है उसके आधार पे कई बार एफआईआर दर्ज की जाती है। हालांकि ये लॉ एंड ऑर्डर को अगर हम छोड़ दें तो बाकी परिस्थितियों में ये एक एक्सेप्शनल परिस्थितियां होती हैं जिसमें पुलिस ने अपनी इंक्वायरी के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करी है। होना यही चाहिए कि जो विक्टिम है वो आगे आए, पुलिस उनको संबल प्रदान करती है, विक्टिम को प्रोटेक्शन दे करके। अगर वो किसी तरह के भय में है या किसी तरह के दबाव में है तो पुलिस की ये जिम्मेदारी भी है कि उसको असिस्ट करे, उस दबाव को चिन्हित करके उनके विरुद्ध जो कार्रवाई हो सकती है, विधिक कार्रवाई, वो करें और विक्टिम की एफआईआर दर्ज करवाई जाए। सर, कई बार कोर्ट के थ्रू एफआईआर दर्ज होती है, आपने पूर्व में सर इसका थोड़ा जी जिक्र भी किया है। सर, उसको जैसे इस्तगासा बोलते हैं सर, ये इस्तगासे की प्रक्रिया का थोड़ा सा और कैसे प्लान, इस्तगासा किस परिस्थिति में ये दायर होता है, या इस्तगासे से एफआईआर कब दर्ज होती है सर? देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, ये एक पुलिस सिस्टम जो है, पुलिस सेटअप है, उसके बियॉन्ड जाकर के एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा भी नागरिकों को दी गई है। और जैसा कि मैंने बताया था, कतिपय कारणों से यदि किसी नागरिक को लगता है कि पुलिस थाने में उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, वरिष्ठ अधिकारियों को उन्होंने अप्रोच किया, पुलिस अधीक्षक को अप्रोच करने के बाद भी दर्ज नहीं हुई, तो जो संबंधित क्षेत्राधिकार के न्यायालय हैं वहाँ वो अपना एप्लीकेशन लगा करके जो अपनी रिपोर्ट है वो दे करके, क्योंकि हम पुलिस के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, वीआईपी सिक्योरिटी, बहुत सारी तमाम तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। तो हमारे साधन संसाधन भी जो हैं वो लिमिटेड होते हैं और उसका मैक्सिमम उपयोग हो सके ये पुलिस कोशिश करती है। आप जब दुरुपयोग करते हैं इस प्रक्रिया का, तो ना सिर्फ आप सीमित संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट आपने इसको दर्ज कराई है उसको भी पीड़ा होती है, मानसिक पीड़ा भी होती है। कई बार ऐसी भी स्थितियां देखी गई कि जो झूठी एफआईआर से पीड़ित व्यक्ति एक्सट्रीम स्टेप भी उठा लेता है। और लॉ में भी ये प्रोविजन है कि अगर एफआईआर झूठी पाई गई और न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है तो आपके विरुद्ध सजा का प्रावधान है, अर्थदंड का भी प्रावधान है। तो बहुत सोच समझ करके अपने अधिकारों का प्रयोग करें। वास्तविक रूप से आप पीड़ित हैं तो आप अवश्य ही एफआईआर करें। सिर्फ अपने पर्सनल स्कोर्स को सेटल करने के लिए इस प्रक्रिया का दुरुपयोग ना करें। और ज़्यादा से ज़्यादा स्थितियों में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं हो, आपके तरफ पे किसी तरह का प्रेशर ना हो। इसके लिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम भी राजस्थान सरकार की है, जिसमें डिपेंडिंग अपॉन द असेसमेंट के बाद विटनेस को हम प्रोटेक्शन भी देते हैं, उसको मदद भी करते हैं।
और जो विक्टिम है उसके कंपनसेशन की भी कई सारी स्कीम्स हैं। तो उस विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के जरिए भी हम कोशिश करते हैं कि सरकार के तरफ से एक आर्थिक सहायता जो है गंभीर अपराधों में विक्टिम को मिले वो, और पीड़ित को एक संबल मिले। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आप इससे लाभान्वित होंगे। अपने मित्रों से, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, उनसे भी आप इस इश्यूज आप उनको इनलाइटन कर सकते हैं, आप उनको इसकी चर्चा कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपकी लगातार प्रतिक्रियाएं हमें मिलती रही है। पूर्व के जो पॉडकास्ट प्रसारित हुए हैं उसके बारे में भी, तो आपकी प्रतिक्रियाओं का, सुझावों का हमें लगातार इंतजार रहेगा। आप कमेंट्स बॉक्स में जो है अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव अवश्य दें। तो आज के लिए इतना ही। एक बार सर आपका फिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।